आगे चलकर यही आमीन इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता है। 14 सितंबर 1979 को नूर मोहम्मद तराकी की सरकार को उखाड़ फेंकता है। 3 लोगों ने उसका तकिए से दम घोट दिया था। अच्छा, 1986 में अमेरिका मुजाहिदीनों के लिए स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देता है। लोग नेशनल म्यूजियम को भी नहीं छोड़ते, उस पर भी रॉकेट से हमला कर देते हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद अमेरिका इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है और पूर्व मुजाहिदीनों के साथ मिलकर कि अमेरिका एक दिन अपना पैसेंज खो देगा और वो चला जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। आखिर कैसे तालिबान ने दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर को मार भगाया और तालिबान कैसे बना और इसमें ओसामा बिन लादेन का क्या रोल था। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1979 में अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तराकी होता है। इनका जो कार्यकाल था वो विवादों से भरा हुआ था। इनका एक करीबी होता है आमीन, जिस पर ये बहुत ज्यादा भरोसा करता है। आगे चलकर यही आमीन इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता है। तराकी के शासन के दौरान इनके इर्द गिर्द केंद्रित व्यक्तित्व की पहचान थी, जिसे आमीन ने विकसित किया था और स्टेट प्रेस भी इनका एक महान शिक्षक, एक महान नेता के रूप में प्रचार करना शुरू कर देती है। इसके बाद इनके नूर मोहम्मद तराकी के साथ रिलेशन खराब होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1979 को नूर मोहम्मद तराकी की सरकार को उखाड़ फेंकता है और 8 अक्टूबर को हफीजुल्लाह आमीन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी जाती है। मीडिया को बताया जाता है कि उनकी बीमारी की वजह से मौत हुई है, लेकिन असलियत में आमीन के आदेश पर 3 लोगों ने उसका तकिए से दम घोट दिया था। अच्छा, जब ये नूर मोहम्मद तराकी को अरेस्ट करते हैं तो यूएसएसआर आमीन को बोलता भी है कि तराकी और उनके साथियों को छोड़ दो, लेकिन आमीन बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है यूएसएसआर की। दिसंबर 1979 में यूएसएसआर करीब 30,000 सैनिक भेजता है और हफीजुल्लाह आमीन की अध्यक्षता को उखाड़ फेंकता है। इसके बाद यूएसएसआर बाबर करमाल को राष्ट्रपति बना देती है। ये देखकर अफगानिस्तान में विद्रोह बढ़ जाता है और बहुत जल्दी ही ये पूरे देश में फैल जाता है। यूएसएसआर आर्मी कई रणनीति बनाती है विद्रोह को खत्म करने के लिए, लेकिन ये लोग बच निकलते थे। अच्छा, ये सब अमेरिका को हजम नहीं होता है। अमेरिका बात करता है सऊदी अरब और पाकिस्तान से और इनकी मदद से अफगान मुजाहिदीनों को यूएसएसआर से लड़ाई करने के लिए मना लेता है। इसके बाद पूरी दुनिया से इस्लामी लड़ाकों को जमा करा जाता है और इन्हें चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री से ट्रेनिंग दिलाई जाती है। साथ ही इनके लिए हथियारों पर अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब तमाम देश इन पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। 1986 में अमेरिका मुजाहिदीनों के लिए स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देता है। ये जो स्टिंगर मिसाइल है, इसको जमीनी मुजाहिदीन आसानी से तैनात कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कम दूरी तक उड़ने वाले दुश्मनों के विमान के खिलाफ किया जाता है। 1980 के दशक के अंत तक यूएसएसआर के लिए अफगानिस्तान वॉर एक दलदल बन गया था, जिसमें यूएसएसआर को लगभग 15,000 मौतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 15 फरवरी 1989 को यूएसएसआर वापस चला जाता है। अच्छा, जब ये यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे तो ये कई गुटों में लड़ रहे थे। इसके बाद ये सरकार चलाने में असफल रहते हैं। इसका मेन कारण था पावर को लेकर नाखुश होना। इसके बाद मुजाहिदीन नेता राजधानी में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। यूएसएसआर वॉर के दौरान काफी हद तक बचा काबुल शहर का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। ये लोग नेशनल म्यूजियम को भी नहीं छोड़ते, उस पर भी रॉकेट से हमला कर देते हैं। इसके बाद साल 1994 आता है। अफगानिस्तान की नई सरकार नागरिक व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहती है और देश के अधिकांश हिस्से में लोगों से जबरन वसूली और हमले का शिकार था। ये सब देखकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र व्यवस्था बहाल करने और अधिक सुरक्षा लाने का वादा करते हैं। 1994 में कंधार के गांव के मदरसे के पूर्व लड़ाके एक सरदार को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लेते हैं और आसपास के इलाकों को शांत करना शुरू कर देते हैं। वह गुट जिसने सुरक्षा के वादे और धार्मिक उत्साह के कारण इनको बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है और तेजी से ये एक आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसे तालिबान के नाम से जाना गया। 1996 के अंत तक तालिबान राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेता है और देश के लगभग 2/3 हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। अच्छा, जब ये काबुल शहर पर कब्जा कर लेते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद से पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पकड़ते हैं और इसको मारकर इसके शव को एक लैंप पोस्ट से लटका देते हैं। इसके बाद तालिबान अपना शासन लागू कर देता है। सऊदी अरब में जन्मे अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के दबाव के कारण सूडान से निकाला जाता है। इसके बाद ये अफगानिस्तान पहुंचता है और मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद साल 2001 में अलकायदा 9/11 हमले को अंजाम देता है। फिर अमेरिका ओसामा बिन लादेन की मांग करता है, लेकिन तालिबान देने से मना कर देता है। उसके पीछे का एक कारण था, जब यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे थे तब ओसामा बिन लादेन ने मुजाहिदीनों की काफी मदद की थी। इसके बाद अमेरिका इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है और पूर्व मुजाहिदीनों के साथ मिलकर तालिबान सरकार को गिरा देता है। जो तालिबानी बच जाते हैं उनमें से ज्यादातर तो पाकिस्तान भाग जाते हैं और कुछ वहीं छुप जाते हैं। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान जाता है और वहां के हालातों को देखकर लिखता है कि तालिबान दुनिया की सबसे पावरफुल सेना को दूर रखने में कामयाब रहा और तालिबान ने तूफान का सामना तब किया जब
प्रेसिडेंट ओबामा ने 2010 में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 1 लाख तक कर दी थी। फिर कुछ समय बाद अमेरिकी सैनिक पीछे हटने लगते हैं तो तालिबान धीरे धीरे फिर से एक्टिव होने लगता है। ये दृढ़ता का अभिनय था कि तालिबान ने शर्त लगाई थी कि अमेरिका एक दिन अपना पैसेंट्स खो देगा और वो चला जाएगा, और तालिबान बिल्कुल सही साबित हुआ। इस वॉर में 24 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिकी $2 ट्रिलियन खर्च हुए। साल 2021 में डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ एक समझौता करता है और अमेरिकी सैनिक वापस चले जाते हैं। इसके बाद तालिबान का फिर से शासन चालू हो जाता है, जो अभी तक चल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।